Very good morning to you all, kids. And this is the 11th chapter of your S.st book. And as we all know, that topic is how to conserve our environment. किस तरह से हमें हमारे environment को conserve करना है. We all know that our environment is made up of living and non-living things. जितने भी non-living things हैं वो if they are kept apart, all the living things, the human beings even, they all are interdependent. हम सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द प्लांट्स, द एनिमल्स, द ह्यूमन बीइंग, ये सब अगर इनका सर्वाइवल सही तरीके से होना है देन दे हैव टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल और सभी को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना ही है. सो दैट इज़ द चेन ऑफ द लाइफ एंड द इकोसिस्टम ऑल्सो. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिसयूज़ होता है एनवायरनमेंट का भी. द मिसयूज़ वी जनरली यूज़ टू क्रिएट, और इसके कारण इम्बैलेंस होता है हमारे एनवायरनमेंट में. जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें जिस तरह के जिस अमाउंट में जो उनका क्राइटेरिया है, अगर वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो रहा है, देन दैट इज़ ड्यू टू द मिसयूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. सो इस सभी चीज़ों को, ये जो भी हम इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग में, टू रिगेन एंड मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी नीड टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट. इन सभी का बैलेंस बनाए रखने के लिए और इन्हें सही तरीके से अवेलेबल बनाए रखने के लिए, पूरे एनवायरनमेंट का बैलेंस सही बना रहे और सभी का सर्वाइवल इजी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए, इसे बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए जो ज़रूरत है वो है वी हैव टू कंट्रीब्यूट. okay, and we have to contribute, each and everyone has to contribute their own bit to save the environment, to save the loss or the degradation. क्योंकि हम ही लोग हैं, we the human beings are very much responsible for all these things, the imbalances which are created in our environment. तो first of all let us understand what the conservation is. conservation का मतलब क्या होता है? conservation का मतलब होता है हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो कि जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हैबिटाट्स हैं, उनके हैबिटाट मीन्स द नेचुरल एरिया, जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है उनका, जहाँ वो सरवाइव करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. सो उसको प्रोटेक्ट करना, ओके, उसका प्रोटेक्शन, और उसे किसी भी तरह के लॉस से, वेस्ट से, उसके डैमेज होने से या उसके बर्बाद होने, उसके डिस्ट्रक्शन से इस एनवायरनमेंट को बचाना. ओके, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को किसी भी तरह के लॉस से या डिस्ट्रक्शन और वेस्टेज से बचाए रखना ही कंजर्वेशन होता है. सो आज के समय में ये चीज़ और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हम लोग बहुत तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. सो मेनी चैलेंजेस आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस. कई बार तो ऐसा है, इफ़ वी टॉक अबाउट द वाटर लेवल्स और द थिंग्स और द एरियाज़ विच आर रिलेटेड एंड विच आर सराउंडेड बाय वाटर. अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, यू ऑल नो दैट इट्स द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देयर, उसके अब डूबने का खतरा है. दैट नाउ द अंडमान एंड निकोबार विल गेट सबमर्ज्ड इनटू वाटर. व्हाई इज इट दैट सो? बिकॉज द वाटर लेवल इज रेजिंग. वाटर लेवल जो है वो ऊपर होता चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? इट्स ओनली बिकॉज द ग्लोबल वार्मिंग इज़ देयर, और ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी. वो जिस स्पीड में हल्का हल्का मेल्ट करते हैं स्लोली, वो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट करते जा रहे हैं ग्लेशियर्स. तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ओशंस में वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और जितने भी वैसे एरियाज़ हैं जो इन तरह के सी के साइड में हैं और उसके आसपास के एरियाज़ हैं, उनके डूबने का खतरा बना हुआ है. ओके, देन इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट एरियाज़, दे आर वेरी क्विकली डिसअपियरिंग. बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ ट्रीज़ आर कट फॉर द नीड्स ऑफ द डेली रूटीन वी हैव. बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं हमारी ज़रूरतों के लिए. सो जिसके कारण लैंडस्लाइड होता है जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, और सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका ग्रिप ख़त्म हो जाता है, वो टाइटली इम्पैक्ट नहीं रह पाते हैं. जब वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे तो किसी भी तरह से वो स्लाइड करेंगे, या तो बाढ़ आएगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, या वैसे भी हिली एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं. सो ट्रीज़ आर कट
and that is also very much a big reason for the landslides. So glaciers का melt होना, deforestation, landslides, we are the ones who are responsible for all these things. Okay, क्योंकि हम लोग जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं, उन्हें यूज़ नहीं मिसयूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा उसका कंजम्पशन हमने बढ़ा रखा है. सो वी आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स. वी कांट प्लांट अ ट्री. आप में से कितने लोग हैं जो ट्री वो टिम्बर प्रोडक्ट्स का यूज़ करते होंगे, बट वी आर नॉट प्लांटिंग ट्रीज़. इस बारे में किसी ने नहीं सोचा कि चलो महीने में एक ट्री भी प्लांट कर लेते हैं. आपने घर में भी पता नहीं कितने प्लांट्स लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे. वी आर नॉट गिविंग आर बिट. हम लोग अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो एनवायरनमेंट में नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने में ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. सो वी हैव टू वर्क फॉर दिस. हमें ये करना होगा, एंड वी आर द वंस हु हैव टू कंजर्व आर एनवायरनमेंट. ओके, सो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें और भी ज़्यादा अवेयर होना होगा, और भी ज़्यादा जानना होगा, और इसे प्रोटेक्ट करना होगा. लेट अस फर्स्ट थिंक अबाउट द पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन, ओके, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड. पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. दैट्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पेस. बहुत तेज़ी से ये पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, एंड वी कांट इवन इमेजिन दैट वी आर लीडिंग टू overpopulated region. We are not only talking about our country. सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है. It's about our environment. पूरे planet की बात हो रही है. So we have to control it. क्योंकि इससे क्या होता है, जब पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, रिसोर्सेज का यूज़ उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंड दैट विल लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. जैसे जितने ज़्यादा लोग होंगे उन्हें रहने के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी जगहों की, उतने ज़्यादा उन्हें फूड की ज़रूरत है, तो कल्टिवेटेड लैंड चाहिए, रहने के लिए चाहिए, तो आपको उनके लिए ट्रीज़ काटने होंगे, फ्लैट्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, कोल की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है. तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज का कंजम्पशन उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा. वाटर लेवल जो कि इतना नीचा, फ्रेश वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ. ड्रिंकेबल वाटर इज़ वेरी लो, बहुत ही कम है, बट उसकी भी डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चलेगी. आज के समय में भी अगर आप देखेंगे, देन सो मेनी कंट्रीज़ आर देयर विच आर रनिंग आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और आने वाले 10 to 20 ईयर्स में इन आर कंट्री, अभी भी आप डेजर्ट एरियाज़ में चले जाइए, वहाँ तो खैर इट्स देयर एरिया जिसके कारण वहाँ पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, और ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले 10 to 20 ईयर्स में इवन हो सकता है कि आपके शहर में भी एक बूंद फ्रेश वाटर ना बचे, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग इट एट अ वेरी फास्ट स्पेस. ओके, बहुत फास्ट पेस पे हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, एंड द रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लिमिटेड. ओके, नाउ सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. Another thing on which we have to work is to रिड्यूस द पॉल्यूशन. ओके, हमें पॉल्यूशन को भी कम करना है. हमने पिछले चैप्टर में बहुत तरह के पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, लाइक द एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन. सो हाउ कैन वी कंट्रोल दैट? हम लोग कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी सोचना हमारा काम है. इट्स आर ड्यूटी ओनली. द चीफ सोर्सेज ऑफ द पॉल्यूशंस आर द इल मैनर्ड डंपिंग ऑफ द वेस्ट इन आर एनवायरनमेंट. हम लोग जो बिना सोचे समझे हर कचरे को, हर वेस्ट को जो डंप करते चले जाते हैं किसी भी सोर्स में, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट जिसके कारण ये पॉल्यूशन का इशू इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थिंक अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन में भी जो सबसे बड़ी बात है, जो चीफ सोर्स है, वो है डंपिंग ऑफ द वेस्ट इनटू इट. जो हम वेस्ट डंप करते हैं, दो तरह के वेस्ट होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है. दैट इज़ वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड द अनदर वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिन्हें कि बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो बहुत छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब इन्हें ऐसे प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं जो कि हार्मफुल नहीं हैं एनवायरनमेंट के लिए. ओके, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, और ये
come from the plants or the result from the using of products that come from plants or animals, or these waste can be food, paper, manure, और ये environment को किसी भी तरह से ख़राब नहीं करते हैं, but the non biodegradable substances cause harm to the environment. जो substances नहीं डिग्रेड हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो हम इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस. ओके, सो दे कॉज वेरी मच इम्बैलेंस इन द नेचर, और पॉल्यूशन का बहुत बड़ा ये कारण होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स और ग्लास, जितने भी ग्लासवेयर हैं. एंड वाइल biodegradable waste do not cause pollution, non biodegradable pollutants do. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो तो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो गए, ख़त्म हो गए, वो मैन्योर में टर्न हो जाते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो हमारे पॉल्यूशन लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. प्लास्टिक्स को भी किसी भी तरह, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नॉट बी यूज्ड, कम से कम यूज़ होना चाहिए प्लास्टिक का. लेकिन अगर आपने किसी तरह यूज़ किया भी है, बिकॉज यू कांट ऑल ऑफ अ सर्टेन स्टॉप इट, बट इसे इस तरह डिस्पोज करें कि ये आपके ड्रेनेज को या वाटर के जो सोर्सेज हैं उन्हें चोक ना करे, उन्हें बंद ना करे, ताकि वहाँ पे गंदगी बढ़ती चली जाए, या किसी ऐसी जगह पे न फेंकें जहाँ की एनिमल्स इसे खा लें और वो उसके कारण कई बार उनकी डेथ हो जाती है. या आप वाटर सोर्सेज में डाल देते हैं अगर इसे, तो फिश हैं या दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसके कारण मर जाते हैं. सो दैट शुड बी वेरी केयरफुली यूज्ड एंड डिस्पोज्ड. ओके, in that way only the pollution can be checked a little bit or up to certain level. Then air and noise pollution, जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स से स्मोक बाहर आता है, दैट पोल्यूट्स द एयर. और जब हम इसी पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो हमारी सांसों से होता हुआ ये हमारे पूरी बॉडी में, हमारे लंग्स में और हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है, जिससे कि ये हमारे लिए इलनेस का कारण बनता है. दैट कॉजेज ब्रेन डैमेज एंड डेथ इवन. ओके, सो दीज हार्मफुल एमिशंस मे समटाइम्स लीड टू द एसिड रेन ऑल्सो. आपने एसिड रेन के बारे में भी सुना होगा कि हम इतना ज़्यादा स्मोक और डस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं एनवायरनमेंट में, और जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदों के साथ नीचे आते हैं और दूसरे वाटर सरफेस पे जितनी भी चीज़ें हैं उन पे अपना असर छोड़ते हैं. और इसके कारण कई बार बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा खतरा है और उनके कलर तक चेंज हो जाते हैं इस पॉल्यूशन और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनसे मिले हुए वाटर से. ओके, सो एंड नॉट ओनली द मॉन्यूमेंट्स एंड द बिल्डिंग्स, क्योंकि उनके बारे में आपने पढ़ा है दैट द ताजमहल, उसके वाइट मार्बल्स का कलर टर्न हो गया था, या दूसरे मॉन्यूमेंट्स को भी ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है. जिस एरिया में डस्ट और स्मोक वगैरह की मात्रा ज़्यादा होगी और वहाँ बारिश होगी तो यही होता है. बट दे कॉज टेरिबल डैमेज टू ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑल्सो. पानी की बूंदें जब वो डस्ट और स्मोक वाली बिल्डिंग को, जो कि रॉक और मार्बल्स और स्टोन्स से बना हुआ है, उनको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो आप सोचिए कि वो हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती होंगी. सो दे ऑल आर कॉजिंग वेरी मच इम्बैलेंस एंड very much damage to our living things also. So it is therefore better to reduce our dependence on fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग जो इतना ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं उसे थोड़ा सा हम अपने डिपेंडेंस को कम करें, और दूसरे तरह के भी जो हमारे इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है, सन है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की हमें कोशिश करनी चाहिए और ऑप्शंस इनके बारे में सोचने चाहिए. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण सबसे पहले बहुत सारे लोगों में हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता कम होती चली जाती है. एंड इट्स रियली वेरी बैड फॉर द पेशेंट्स एंड द किड्स. जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो बड़े बुज़ुर्ग आपके घरों में हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. जब बहुत तेज़ आवाज़ बजती है, दे कांट बेयर इट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखना है, और हमें अपनी तरफ से हम जितनी हो सके कोशिश करनी है कम से कम पॉल्यूशन को फैलाएं और अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करें. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will talk about how to protect the plants and animals, what